Hello students, welcome back. Students, in the last lecture, we discussed some examples related to first order reaction. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही रिलेटेड है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले तो इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब इस रिएक्शन का रेट निकाला गया और उसको स्टडी किया गया तो हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ डिटरमाइन की गई, रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रेट लॉ में कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो अब अगर कोई ऑर्डर पूछता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या आ जाएगा? पावर ऐड कर दो, 1 + 1 दैट इज 2। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिकली पता चला। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे करवा के देखा। कंडीशन क्या थी? वन ऑफ द रिएक्टेंट, सपोज बी जो रिएक्टेंट है इसको हमने लार्ज एक्सिस में ले लिया। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सिस। तो जब बी रिएक्टेंट को लार्ज अमाउंट में लिया गया और फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया इस रिएक्शन का, तो हमें यह पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन अब सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर इसको हम रेट लॉ में लिखें तो अब क्या आएगा? इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 1। इसका मतलब इस कंडीशन पे ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रही है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर जब इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो ये हमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा बिहेवियर शो कर रही है। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। तो जो आपको दिखाए कि वो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये मतलब होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहां से हम अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की? तो डेफिनेशन हो जाती है रिएक्शंस which is not truly a first order reaction but at a certain condition becomes a first order reaction is called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम इसके दो एग्जाम्पल्स स्टडी करने वाले हैं यहां पर डिटेल में। पहला एग्जाम्पल है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ये फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर शो करती है। दूसरा एग्जाम्पल आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो हम इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। acid
कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। क्या होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर? 10th क्लास में आपने एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है ये। तो सपोज हमारे पास ये एक ईस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मतलब पानी का यूज़ करके इसको तोड़ना है। तो हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं HCl। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये दो चीज़ें बनाएगा, CH3COH प्लस C2H5OH। तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दो, इस साइड H प्लस ऐड कर दो और इस साइड OH माइनस ऐड कर दो, तो ये हो जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम तोड़ते हैं इसको। चलिए, अब ये जो रिएक्शन है ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें जो है वो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रैक्टिकली स्टडी किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है इन दोनों पे, दोनों रिएक्टेंट पे, वाटर पे और ईस्टर पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का वो एक्चुअल में क्या है? सेकेंड ऑर्डर। सो एक्चुअली इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को करवाते टाइम पानी को अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लें, इफ वाटर इज टेकन इन एक्सेस, पानी को हमने ज़्यादा डाल दिया रिएक्शन करवाते टाइम, तो क्या होगा? ये रिएक्शन जो है वो अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ईस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता हुआ शो करती है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। ऐसा क्यों शो कर रही है उसके पीछे एक रीजन है, समझ लो। जब हम ये कंडीशन ले रहे हैं तो सपोज ईस्टर की कंसंट्रेशन जो हमने ली रिएक्शन करवाने के लिए वो थी इतनी 0.01 मोलर, और वाटर जो है ये हमने ले लिया 1 मोलर। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इसका 1 मोल पानी के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अगर ईस्टर तुमने 0.01 मोल लिया है तो पानी कितना खत्म होगा, रिएक्शन में कंज्यूम कितना होगा? 0.01 मोल ही तो कंज्यूम होगा, क्योंकि जितने मोल इसके हैं उतना ही मोल वाटर का यूज हो रहा है। तो अगर 1 मोल में से 0.01 कंज्यूम हो गया तो बचेगा कितना? पानी कितना बचेगा लास्ट में? 0.99 मोलर। तो 1 मोलर और 0.99 मोलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा कि पानी की कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा। मैं इस 1 मोलर को 2 मोलर कर देता हूं, 3 मोलर कर देता हूं, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई मेजर चेंज आ ही नहीं रहा। तो हमें क्या लगता है? हमें यह लगता है कि सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब इसको लार्ज एक्सेस में लिया जाता है तो इसकी अमाउंट के अंदर जो चेंज हो रहा था वो बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से हमें रिजल्ट्स ऐसे लगते हैं जैसे वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे और सिर्फ ईस्टर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से ये लिखा गया, वाटर जो है वो यहां पर नहीं लिखा गया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन गया? ये, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इसका क्या आ गया? ऑर्डर आ गया 1। तो इस कंडीशन पे ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। चलो, अब हमें क्या करना है? हमें इस कंडीशन पे इसका काइनेटिक्स जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हमें काइनेटिक्स स्टडी करना है इस कंडीशन पर जब हम करवाते हैं रिएक्शन को। तो काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन है, इसका हम काइनेटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो काइनेटिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि इसका रेट कांस्टेंट जो है वो कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके देखना है। अब रेट कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैसे निकाला जाता है? इस फॉर्मूले का यूज करके।
log A नॉट अपॉन A। तो क्योंकि ये रिएक्शन इस कंडीशन पे, इसका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है ईस्टर की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हमें ईस्टर की कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो वी नीड टू नो द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A नॉट एंड A ऑफ ईस्टर। अब देखो बच्चों, एक नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर हम सिंपल मेथड्स का यूज करते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए। ईस्टर की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कोई सिंपल मेथड हमारे पास नहीं होता जिसको हम यूज कर सकें एक ऑर्डिनरी लैब में। तो हमें अगर ईस्टर की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, सिंपल मेथड अवेलेबल नहीं है। तो हम किस तरीके से इस रिएक्शन का एक नॉर्मल लेबोरेटरी में रेट कांस्टेंट निकालेंगे? तो A नॉट और A की वैल्यू हमें जरूर चाहिए यहां पर। तो देखो यहां पर इस रिएक्शन में ये जो ईस्टर है ये कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। एसिड जो है इसकी हम एक नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग टाइट्रेशन। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो हमने 11th क्लास में की भी थी, उसका यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एसिड कितना प्रोड्यूस हुआ तो ईस्टर कितना खत्म हो गया, क्योंकि जितना ईस्टर कंज्यूम होता है उतना ही तो एसिड बनेगा। तो हम इस एसिड का यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। तो यहां पर आप ये पॉइंट लिख लो, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन the amount of ester taken initially and at time t by using simple methods. Hence we use acid produced in this reaction to determine A naught and A of ईस्टर। तो हम एसिड का सहारा लेते हैं ईस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी का डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो देखो किस तरीके से हम यहां पर इस मेथड को कैरी करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझो। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने ईस्टर ऐड कर दिया CH3COO C2H5, इसके अंदर पानी डाल दिया एक्सिस में, और इसके अंदर एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया HCl जो इस रिएक्शन को करवाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आप मिक्स कर देते हो तो इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन जो है वो निकाल लो एक कोनिकल फ्लास्क में। इसमें 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन इंडिकेटर की ऐड कर दो जो तुमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज किया था। ठीक है, और इंडिकेटर ऐड करने के बाद अब तुम क्या करोगे, इसको टाइट्रेट करोगे। किसके साथ टाइट्रेट करना है? NaOH के साथ। NaOH ब्यूरेट में लेंगे हम, और ब्यूरेट से हम धीरे धीरे NaOH को इस वॉल्यूम, इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये सॉल्यूशन पिंक कलर की हो जाएगी। जब ये सॉल्यूशन पिंक कलर की हो जाए तो समझ जाना जितना भी एसिड यहां पर है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम पहली रीडिंग लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो जब जैसे ही आपने इन तीनों चीजों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें से सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन निकाल के उसकी टाइट्रेशन की, तो ये इनिशियल टाइम हो गया हमारा। अब इनिशियल टाइम पर आपका जितना भी NaOH कंज्यूम हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेते हैं V नॉट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट।
भाई टाइम जब 0 है तो रिएक्शन तो हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो एसिटिक एसिड तो बना नहीं है। तो हमारे पास कौन सा एसिड रहेगा, हमारे पास सिर्फ ये एसिड रहेगा जो हमने एज अ कैटलिस्ट डाला था इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जितना भी वॉल्यूम NaOH का यूज होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये रीडिंग आएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना, इसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड रीडिंग हम लेते हैं एट टाइम t। सपोज 10 मिनट के बाद में हम रीडिंग ले रहे हैं, तो ये टाइम t हो गया हमारा, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद में आप फिर से इसी स्टेप को जो है वो रिपीट करोगे। तो इस स्टेप को रिपीट करेंगे तो फिर से 10 ml सॉल्यूशन निकाली, 10 ml सॉल्यूशन निकाल के उसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन इंडिकेटर की डाल दी, और साथ साथ अब आइस और डाल दो। आइस क्या करती है, आइस इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर डिक्रीज करती है और रिएक्शन को रोक देती है, ठीक है। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन निकालते हो 10 ml इस कोनिकल फ्लास्क में, आइस ऐड कर दो पहले तो, और फिर 2 ड्रॉप्स फिनोप्थलीन इंडिकेटर की डाल दो, तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। अब इसको टाइट्रेट कर लो, NaOH जो है वो ऐड करना है। NaOH अब कितना ऐड होगा, तो देखो भाई अब इसके अंदर 10 मिनट के बाद में ये रिएक्शन जो है वो एसिड प्रोड्यूस करेगी। तो इसके अंदर एक तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो हमने एसिड कैटलिस्ट डाला था HCl, ये 2 एसिड प्रेजेंट होंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज होगा यहाँ पर इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो बढ़ जाएगा। तो t टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Vt से, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है, यूज्ड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड। 10 मिनट में कितना एसिटिक एसिड बन गया, तो इन दोनों के सम के बराबर ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना यूज होगा। तो इसको हम डाल देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन सेकंड में कितना एसिटिक एसिड बना, इन दोनों के सम के बराबर क्या है, Vt। तो अमाउंट ऑफ CH3COOH प्लस अमाउंट ऑफ HCl, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Vt के। अमाउंट ऑफ HCl जो है वो हमने कैसे निकाला था, V0। कितना HCl लिया था वो V0 से हमें पता चल रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vt। V0 को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट टाइम t, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रोड्यूस्ड एट टाइम t, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। कितना एसिटिक एसिड बना, और एसिटिक एसिड कितना बनता है, जितना ईस्टर डिकम्पोज हो जाता है। मतलब इससे हमें यह पता चल गया कि कितना ईस्टर कंज्यूम हो चुका है। ये जो वैल्यू आ रही है जो Vt माइनस V0 के बराबर है, ये क्या बता रही है हमें, ये बता रही है कि कितना ईस्टर खत्म हो चुका है। तो यहां पर लिखोगे सिंस अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड पे। हेंस हम क्या लिख सकते हैं अब कि ये जो है दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड, कितना ईस्टर कंज्यूम्ड हो गया। और ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इस पे डिपेंड करेगा। इसको हम डाल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए अब हमें एक चीज और निकालनी है, इनिशियल ईस्टर जो है वो कितना लिया गया था, अमाउंट ऑफ ईस्टर इनिशियली टेकन। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब हम तीसरी रीडिंग लेते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर था बीकर के अंदर, जिसमें ये तीनों चीजें हमने ऐड कर रखी थी, ईस्टर,
प्लस HCl प्लस वाटर। इसमें से हम फिर से 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अब कितने टाइम के बाद निकालेंगे? इनफाइनाइट टाइम पे। तो एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो सपोज 24 घंटे के बाद में आप ये तीसरी रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाती है, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। आप ये कह सकते हो कि 99% कंप्लीट हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ऐसा ग्राफ आता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब जितना मैक्सिमम ईस्टर हमने लिया होगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में। तो एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, द ईस्टर टेकन इनिशियली हैज कन्वर्टेड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COH। तो जितना भी ईस्टर आपने इनिशियली लिया होगा वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो चुका होगा इस एसिड में इनफाइनाइट टाइम पे। तो अब जो तीसरी रीडिंग आप ले रहे हो, इसमें से 10 ml रिएक्शन मिक्सचर निकाला और फिर उसको NaOH के साथ टाइट्रेट किया। तो NaOH के साथ टाइट्रेट करोगे तो कितना वॉल्यूम यूज होगा इनफाइनाइट टाइम पे? तो उसको हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ NaOH यूज्ड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं v इनफाइनाइट से। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ HCl यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो खत्म नहीं होता ना भाई रिएक्शन में, कैटलिस्ट तो लास्ट में रिटेन हो जाता है जितना आपने लिया था। तो कितना HCl है ये तो रहेगा ही रहेगा रिएक्शन मिक्सचर में, प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड। तो ये v इनफाइनाइट पे डिपेंड करेगा। अब देखो फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। HCl जो था वो कितना है? तो वो हमें इनिशियली जब हमने टाइट्रेशन किया था तब उससे आइडिया लग गया था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? v इनफाइनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ HCl की जगह मैं लिख सकता हूं V0 प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड। फिर से हम इस V0 को अगर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस V0। और अभी मैंने क्या बताया था कि भाई जितना ज़्यादा ईस्टर जो है वो तुमने लिया होगा स्टार्टिंग में, वो लास्ट में जब तुम्हारी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी उस टाइम पर ये सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, कंज्यूम हो चुका होगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? अब हम ये लिख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंस मैक्सिमम CH3COOH formed, it is directly proportional to the initial amount of ester taken। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएंगे? 10 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ना एसिटिक एसिड के। ये खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा एसिटिक एसिड आपका बन रहा है इनफाइनाइट टाइम पर, वो किससे बना है? वो इस ईस्टर से ही तो बना है। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं हम? इनिशियल अमाउंट ऑफ ईस्टर टेकन, इनिशियल अमाउंट ऑफ ईस्टर टेकन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? v इनफाइनाइट माइनस V0 पे। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो आ गई इनिशियल कंसेंट्रेशन ईस्टर की। और जो इक्वेशन 3 हमने डाली है वो क्या आ गई? अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड। अब देखो हमारा जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है उसमें ए क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ईस्टर लेफ्ट, कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है ये कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ईस्टर लेफ्ट एट टाइम t, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईस्टर इनिशियली टेकन
स्टार्टिंग में कितना लिया था, माइनस अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड एट टाइम टी। इनिशियली कितना लिया था, टी टाइम पर कितना खत्म हो गया, माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कितना ईस्टर बचा हुआ है टी टाइम पे। अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड एट टाइम टी, इसके बराबर रहेगा। इसकी वैल्यू क्या आई है, वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट। और अमाउंट ऑफ ईस्टर कंज्यूम्ड एट टाइम टी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास वी टी माइनस वी नॉट। तो इसको हम माइनस करते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वी टी प्लस वी नॉट, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, क्या आ गया, अमाउंट ऑफ ईस्टर लेफ्ट इज इक्वल टू वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और ये क्या था, ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू थी। अब हम इन दोनों का यूज करेंगे, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। तो यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th अब हम रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log। So using equation 4th and 5th, k is equal to 2.303 upon t log v infinity minus v naught upon v infinity minus vt। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट पता लगा सकते हो इस रिएक्शन का by using the amount of acetic acid produced in the reaction। तो ये इनडायरेक्टली हमने पता लगा लिया कि ईस्टर जो है वो कितना लिया गया था इनिशियली और कितना बचा हुआ है। अब इस इक्वेशन का यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अब न्यूमेरिकल जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमें दिया है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शो दैट the given reaction is a first order reaction and also find the value of rate constant। तो हमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की रिएक्शन दे रखी है और हमें उसके डाटा गिवन है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर दे दिया, इसका डाटा गिवन है, डाटा दिया है टाइट्रेशन का। तो इन्होंने बोला कि जब टाइम ये गिवन था उस टाइम पर NaOH कितना यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, उसकी वॉल्यूम दे रखी है ml में, टाइम दे रखा है मिनट में। तो जब जीरो टाइम इंटरवल था, मतलब जब हमने तीनों चीजों को मिक्स किया था और फिर हमने पहली रीडिंग ली, तो उस टाइम पर हमारा NaOH यूज होता है 20.24 ml। फिर 20 मिनट के बाद फिर से रीडिंग ली गई और 20 मिनट के बाद में NaOH यूज होता है 21.73। उसके बाद 75 मिनट्स के बाद में रीडिंग ली गई, 75 मिनट्स पे वॉल्यूम आ जाती है 25.20। इसके बाद 119 मिनट के बाद में रीडिंग ली गई, यहां पर वॉल्यूम यूज होता है 27.60 और 183 मिनट्स के बाद में रीडिंग ली गई, तो यहां पर वॉल्यूम जो यूज होती है दैट इज 30.22। लास्ट रीडिंग ली गई इनफाइनाइट टाइम पर, मतलब 24 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद में लास्ट रीडिंग ली गई और यहां पर वॉल्यूम यूज हुई 43.95। अभी देखो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जब हम जीरो टाइम पर रीडिंग लेते हैं तो जीरो टाइम पर एक ही एसिड प्रेजेंट होता है जो हमने कैटलिस्ट डाला था। तो ये तो सीधा अमाउंट ऑफ HCl इसी को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुआ ना, एसिटिक एसिड तो बना ही नहीं। तो यहां तो सिर्फ HCl जो है वो प्रेजेंट है जो टाइट्रेट हो रहा है NaOH के अगेंस्ट। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो हमारे पास HCl के साथ साथ एसिटिक एसिड बनता जा रहा है। अब इसकी अमाउंट तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में जो डाला था कैटलिस्ट की तरह उतना ही रहेगा। इसकी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो ये बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज बढ़ता जाएगा।
तो इस वजह से रीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रीडिंग आ रही है ये इन दोनों एसिड्स की न्यूट्रलाइजेशन की वजह से आ रही है। तो देखो ये तो वैल्यू, ये जो वॉल्यूम है इसको तो हम बोल रहे हैं वी नॉट, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये जो वॉल्यूम है इसको हम बोलेंगे, यहां पर जितनी भी वॉल्यूम यूज हुई है दिस इज VT, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम 20 मिनट्स। और ये जो वॉल्यूम आई ये क्या है हमारी V इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम यूज हो रही है NaOH की। अब V इंफिनिटी में क्या है, HCl प्लस मैक्सिमम एसिटिक एसिड जो बन सकता था वो बन चुका है। मैक्सिमम एसिटिक एसिड बना है, इसका मतलब जितना ईस्टर लिया था वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो चुका है, रिएक्ट कर चुका है। तो मुझे क्या चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेट चाहिए ईस्टर की। तो क्या करना पड़ेगा, V इंफिनिटी में से ये वैल्यू माइनस कर दो। ये कितना था, तो ये हमें पता चलता है V नॉट से। तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट से क्या आ जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। जितना मैक्सिमम एसिटिक एसिड बना है उतना ही तो ईस्टर स्टार्टिंग में लिया होगा, तभी तो ये बना है मैक्सिमम अमाउंट। तो V इंफिनिटी माइनस V नॉट आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। अब कंसंट्रेशन एट टाइम t कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ईस्टर कितना लिया था वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कितना एसिड बन चुका है मतलब कितना ईस्टर कंज्यूम हो चुका है वो इसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस VT के बराबर। ये वैल्यूज यूज कर लो फॉर्मूले के अंदर और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। तो देखो बच्चों, हम यहां पर 2 बार कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, 2.303 अपॉन 20 मिनट्स पे निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आती है रेट कांस्टेंट की। लॉग V इंफिनिटी माइनस V नॉट, तो 43.95 माइनस 20.24 ये हो गई, डिवाइडेड बाय V इंफिनिटी माइनस VT, तो 43.95 माइनस 21.73। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू आ जाती है रेट कांस्टेंट की 0.00324, और यूनिट क्या आएगी, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है, टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट आ गई टाइम 20 मिनट्स पे। अब अगर ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो किसी भी टाइम पे हम रेट कांस्टेंट निकालें, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिक्स आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है। तो 20 मिनट पे अगर इतना रेट कांस्टेंट आ रहा है तो 75 मिनट पे भी इतना ही रेट कांस्टेंट आना चाहिए, 119 पे भी इतना ही रेट कांस्टेंट आना चाहिए, 183 पे भी इतना ही रेट कांस्टेंट आना चाहिए। तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। तो अब देखो मैं 75 मिनट पे निकालता हूं वैल्यू, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 75, लॉग की वैल्यू V इंफिनिटी माइनस V नॉट तो सेम ही रहेगा, तो 43.95 माइनस 20.24 ये वैल्यू तो रहेगी V इंफिनिटी माइनस V नॉट की, अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT 43.95 माइनस 25.20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रेट कांस्टेंट भी फिर से वही आ जाता है। तो सेम वैल्यू आ रही है रेट कांस्टेंट की, इसका मतलब हम सही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, और ये इक्वेशन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बोथ द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट आर कमिंग आउट टू बी सेम, हेंस दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हमने ये इक्वेशन यूज की थी। तो रेट कांस्टेंट भी निकाल लिया हमने, और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स जो है उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज करना है एट इनफाइनाइट टाइम, एट t टाइम एंड एट इनिशियल टाइम दैट इज 0। तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो।